गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो मैं आज आपके सामने फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि तत्व पहले किसे कहते हैं। तो तत्व के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का सबसे छोटा चीज़ से स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पदार्थ। देखिए, पदार्थ उसको बोलते हैं जिसका कोई अपना वेट हो या द्रव्यमान हो और कोई स्थान को घेरता हो या आयतन जिसका हो, उसे हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ उसे कहते हैं जो जिसका कोई आयतन हो, कोई अपना जगह घेरता हो या फिर उसका क्या हो कि अब उसका कुछ अपना द्रव्यमान हो। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पदार्थ को दो तरह से वर्गीकरण किया गया, इसको अलग अलग टाइप किया गया, इसको दो तरीके से किया गया। तो पहला टाइप जो था वो था भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में इसमें देखा गया कि कौन कौन सा अवस्था में, जो डायरेक्टली हम लोग देख सकते थे कौन कौन से अवस्था में उसको पाया गया, उसी के आधार पे किया गया भौतिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण में यदि हम लोग देखेंगे तो ये तीन प्रकार के रूप में पाया गया या तीन अवस्था में पाया गया। पहला हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया आपका गैस। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में यदि बोलें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग सोचें, यदि हम लोग आगे देखें कि रासायनिक वर्गीकरण। अब वर्गीकरण यदि रासायनिक तरीके से हो तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होगा मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे जो केवल एक ही कणों से मिलके बना होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे मिश्रण, जो अलग अलग तत्वों, अलग अलग कणों से मिलकर जो बना होगा। एक दूसरे तत्व का कण एक दूसरे तत्व का कण जब मिल गया तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। तो चलिए आते हैं, जैसे पहले शुद्ध पदार्थ के बारे में बताते हैं। शुद्ध पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया तत्व, एक को बोलते हैं यौगिक। ठीक है, तो देखिए तत्व जो है, तत्व हमारा तीन टाइप में बटा हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु, अधातु और उपधातु। जिसमें चमक होगी, जो ठोस होगा, अधिकतर जो होते हैं वो ठोस होते हैं। कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे मरकरी या पारा जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है या द्रव के रूप में पाया जाता है। लेकिन इसमें अधिकतर जो ठोस धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, तन्यता होती है, आघात वर्धन्यता होती है, ये सब इसके गुण होते हैं। ठीक है, देखिए अधातु उसको बोलते हैं जो मेनली गैसें होती है। ठीक है, एक इसमें अपवाद है जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ब्रोमीन कहते हैं। तो ब्रोमीन जो है एकमात्र एक ऐसा अधातु है जो आपका द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा इसका है उपधातु। उपधातु उसे कहते हैं जो आपका जिसके अंदर धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को मेनली यही तत्व के बारे में जानना है। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस ना करके डायरेक्टली हम लोग आते हैं ये इस तत्व के बारे में। तो यही तत्व के बारे में इसका हम लोग को आवर्त वर्गीकरण करना, यही चैप्टर है। तो आवर्त वर्गीकरण करना मतलब पीरियड में उसको बांटना। जैसे पीरियड में बांटने का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग कोई भी स्टूडेंट को स्कूल में ले जाते हैं तो स्कूल में किस तरह से एक रो बनाते हैं। एक हो गया रो, इस तरह से रो बनाएं, एक रो, दो रो, तीन रो, और यहाँ पे आपका ये हो गया कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्तंभ जैसा। तो इस तरह से इसको बांटना या फिर इस तरह से इसको सजाना ताकि उसको पढ़ने में सुविधा हो। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया कि इसकी एक सारणी बनाने की कोशिश की, और इसी को सारणी को बनाने को ही हम लोग बोलते हैं आवर्त वर्गीकरण। देखिए अभी तक जो है हम लोग का 118 तत्वों का खोज हो चुका है। तो 118 तत्वों में से यदि हम देखें तो लगभग 92 जो है वो धातु के रूप में पाए जाते हैं, और आपका अधातु जो है वो 19 है, और उपधातु यदि बोलेंगे तो केवल 7 है। तो इस तरह से ये सारे तत्व हैं जो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। तो जैसे देखिए इसको यदि हम लोग को इस तरह से हम लोग को टेबल बनाना था कि सारे जितने भी तत्व हैं 118 तत्व के बारे में हमें जानकारी मिल जाती। तो देखिए 118 के बारे में सब एक एक करके जान पाना संभव नहीं था, और एक एक के बारे में जानना, पढ़ना, और उसका क्या कह सकते हैं कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों का अलग अलग गुणों के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल था। इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने या वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको कैसे सरल
बनाया जाए, एक इस तरह का टेबल बनाया जाए, इस तरह का एक सारणी बनाया जाए जिससे इसको आसानी से समझा जा सके। तो इसी के लिए क्या किया गया, एक आवर्त सारणी बनाया गया या आवर्त वर्गीकरण किया गया। तो वही है ये टॉपिक और वही है ये चैप्टर। तो देखिए इसको कैसे वर्गीकरण करते हैं। इसको वर्गीकरण करने के लिए जैसे आप यदि किसी दुकान में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि किस तरह से साबुन को एक तरह रो में रखा जाता है, एक क्या बोल सकते हैं कि एक डेस्क में रखा जाता है, फिर एक दूसरा वाला में रखा जाता है सर्फ को। इसी तरह करके अलग अलग में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से उसको व्यवस्थित करके रखा जाता है। तो बस इसी तरह हम लोग को इसमें भी क्या करना है, 118 तत्वों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करके रखना। तो देखिए जब शुरुआत हुआ था तब क्या हुआ था कि 118 तत्व नहीं थे, उस समय तत्व कम थे। तो जब कम तत्व थे तो कम तत्वों को ही बांटने का शुरुआत किया गया। तो देखिए अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग तरीके से उस समय जो ज्ञात तत्व थे उसके आधार पे अपना अपना टेबल बनाए या फिर अपना अपना आवर्त सारणी बनाए। तो देखिए जैसे सबसे पहले यदि किसी ने ये शुरुआत की तो वो थे डॉबरेनर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जिसने प्रयास किया उनका नाम था डॉबरेनर, क्योंकि उसने इसको तीन तीन तरीके से बांटा था। इसको 3 रो में और 3 कॉलम में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कह सकते हैं इसको हम लोग कि 3 आवर्त में और 3 वर्ग में। तो देखिए इसको ऊपर से नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं वर्ग या समूह, ठीक है। और इधर वाला को यदि हम लोग बोलेंगे इधर से इधर वाले को, तो इसको हम लोग रो या फिर हम लोग पीरियड बोलेंगे, इसको पीरियड। और पीरियड को हिंदी में फिर यदि हम लोग बोलें तो इसको आवर्त कहते हैं। तो देखिए यही चीज़ है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको समूह, इधर से इधर को समूह बोलेंगे, इधर से इधर को आवर्त बोलेंगे। तो इसने 3 समूह और 3 आवर्त को लेके एक सारणी बनाई। तो टोटल 9 गो इसमें दिखाया गया, 3 तिया 9 गो अपने तत्व के बारे में उसने बताया। और उसने यही चीज़ बताया कि यदि हम किसी कोई एक समूह का तत्व को यदि लेते हैं तो तीनों तत्वों में जो 2 गो तत्व का जो औसत होगा परमाणु द्रव्यमान का, इसका जितना भार है ऊपर वाले का और नीचे वाले का जितना भार है, यदि ये दोनों को जोड़ के ये दोनों का औसत यदि निकाला जाए तो ये तीसरे वाले परमाणु द्रव्यमान के भार के बराबर होगा। मतलब यदि हम लोग बोले कि यदि यहाँ पे मान लीजिए ये है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हम लोग जानते हैं कि इसका परमाणु भार कितना होता है 7, इसका होता है 23 और इसका होता है K का 39। तो कहा कि ये दोनों का औसत मतलब ये दोनों को जोड़िए और उसको 2 से भागा दे दीजिए। जैसे देखिए लिथियम दिया है इसका 7, इसका दिया है 39, ये दोनों को जोड़ के आधा कर दिए। आधा करने का मतलब इसका औसत निकाल रहे हैं। तो औसत यदि निकालेंगे तो 39 और 7 आपका हो जाएगा कितना 46 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 23 आएगा, जो कि बीच वाले तत्व के बराबर आ रहा है। तो यही चीज़ इसमें देखा गया कि यदि 2 साइड वाले तत्व का यदि परमाणु द्रव्यमान का यदि औसत निकाला जाए तो वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता था, लगभग बराबर आता था। हर बार ऐसा नहीं होता था कि एकदम पूरी वही आए, लेकिन लगभग बराबर आता था। तो ये बताया गया डॉबरेनर के द्वारा। तो देखिए डॉबरेनर ने इस तरह का एक क्या सारणी तैयार की। और इस सारणी के बारे में हम इस तरह से आपको बता दिए कि इसका जो होता था कि दोनों अन्य जो 2 तत्व हैं बीच को छोड़ के, वो दोनों तत्वों का औसत परमाणु द्रव्यमान जो होता था वो लगभग बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता था। तो देखिए जैसे हम बताते हैं तो इसके कुछ गुण थे। तो देखिए इसका क्या क्या गुण था डॉबरेनर का ट्रिक का। तो ये 1817 में ये अपना टेबल बना के दिए थे। तो कब बनाए थे ये 1817 में। तो देखिए वो क्या उनके क्या गुण थे, उनके टेबल का क्या अच्छाई था क्या बुराई था, वो चीज़ हम लोग जानते हैं। तो देखिए वो क्या किया, 3 तत्वों के एक समूह को त्रिक कहा, क्योंकि ये 3 तत्व लिए थे 1 2 3, इसीलिए इसको क्या बोला गया त्रिक बोला गया। तो डॉबरेनर का त्रिक इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये 3 तत्वों को लेके ग्रुप बनाए थे या फिर समूह बनाए थे, ठीक है। तो देखिए ये 3 तत्वों को समूह को त्रिक कहा, ठीक। इसके बाद आते हैं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। देखिए पहले कम
फिर ज़्यादा आरोही क्रम में किया गया। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया या सजाया गया, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आगे देखते हैं कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता था या होता है। वही चीज हम आपको जो पहले आपको हम यहाँ समझाएं वही चीज है, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले इन्हीं ने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। तो सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था? डॉबरेनर ने। तो देखिए ये सब इनके गुण थे। इसके बाद देखिए, यदि व्यवस्था करने के बारे में यदि हम लोग बात करें तो 4 साइंटिस्ट मेनली इस पे लगे हुए थे ये टेबल को तैयार करने में। तो देखिए सबसे पहला था डॉबरेनर का त्रिक, जो कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। दूसरा है आपका न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके हर एक 8वें तत्व का जो गुण होता है वो हमेशा पहले तत्व के समान होता था, इसीलिए इसको न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत बोला जाता है। तो ये कब दिया गया? 1866 में इसका ये टेबल बनाया गया था, ये सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। अब तीसरा आते हैं मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो तीसरा है आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ये 1872 में दिया गया, ठीक है। तो देखिए यदि इसके समय तक यदि हम लोग देखें तो 56 तत्वों का खोज हो चुका था, 56 तत्वों का खोज हो चुका था उस टाइम। फिर यदि मेंडलीफ तक आए तो 1872 में ये दिए, तो उस समय तक 63 तत्वों का खोज हो चुका था, ठीक है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में यदि आए तो जो हाल फिलहाल जो हम लोग का बना हुआ है, जो बनाए हैं कौन? हेनरी मोसले द्वारा बनाया गया है। तो देखिए हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है 1913 में, यही आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इसी की सबसे ज़्यादा उपयोगिता है और अभी हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये 1913 में आया, यही देखिएगा ये तो 1872 में आया। ये कौन? मेंडलीफ द्वारा किया गया था, और ये 1866 में न्यूलैंड के द्वारा किया गया था, और 1817 में सबसे पहला प्रयास डॉबरेनर के द्वारा किया गया था। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डॉबरेनर का त्रिक, ठीक है। तो डॉबरेनर का त्रिक हम लोग समझ गए। अब आते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का शुरुआत कब किया गया था? 1866 में इसको बनाया गया था। उस समय लगभग 56 तत्वों का खोज हो चुका था। तो देखिए 56 तत्वों का खोज हो चुका था उस समय। यदि देखेंगे तो इसने भी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम से तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो ये जो नियम से टेबल बनाए थे परमाणु द्रव्यमान को लेके आरोही क्रम में, बस वही नियम को अपना के किसने? न्यूलैंड ने बनाया, ठीक है। इसके बाद देखिए तो ये चीज भी इन्होंने भी अपना जो टेबल तैयार किया उसमें देखिए इसमें 56 तत्व को लेके ही बनाए थे। तो 56 तत्व का उस समय खोज हुआ था, और 56वां तत्व कौन सा था? थोरियम। तो थोरियम इसका अंतिम तत्व था। तो इसमें क्या था? 7 गो समूह था, 7 गो ग्रुप बनाया था इन्होंने, और 8 गो क्या था? इनका आवर्त था, पीरियड जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो 7 8 56, टोटल 56 तत्वों का इन्होंने एक क्या सारणी तैयार किया था, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इनका मेन गुण यही था कि प्रत्येक 8वें तत्व का, इनको अष्टक सिद्धांत इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण हमेशा पहले वाले तत्व के समान होता था। यदि हम लोग जैसे इसका बोले कि ये जैसे है लिथियम एक, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व फिर से यदि सोडियम आता तो देखिए इसका गुण और इसका गुण हमेशा सेम होता है। तो इसी तरह से इन्होंने अपना टेबल बनाया था जिसमें हमेशा 8वां तत्व क्या होता था? उसका गुण और पहले वाले तत्व का गुण हमेशा क्या होता था? समान होता था। तो ये था न्यूलैंड के गुण, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का गुण। अब देखते हैं इनका दोष क्या था। तो इनमें कुछ कमियां थी जिसके वजह से फिर आगे कोई साइंटिस्ट अच्छा सारणी बनाने का कोशिश किए। तो देखिए यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या क्या दोष था। पहला दोष था कि यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, मतलब भारी तत्वों के लिए ये लागू नहीं होता था। कैल्शियम तक ही, जैसे इसके टेबल में कैल्शियम होता था, कैल्शियम तक ही ये नियम लागू होता था, उसके बाद से ये नियम लागू नहीं हो पा रहा था, सही नहीं हो पा रहा था जो इन्होंने नियम बनाया था, ठीक है। तो ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। तो इसी के वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक लागू होता था, ठीक। इन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए क्या
जगह नहीं छोड़ा, क्योंकि पता है कि आगे आने वाले समय में और तत्वों का खोज होता रहता। तो लेकिन ये चीज़ उन्होंने सोचा नहीं कि आगे आने वाले समय में इनका और खोज हो सकता है उन और तत्वों का, तो उनको कहाँ रखा जाएगा इनके सारणी में। तो वही वाला इनका एक दोष बन गया कि उन्होंने अपने सारणी में कहीं जगह स्थान खाली नहीं छोड़ा जहाँ पे जो खोज होने वाले तत्वों को रखा जा सकता था। तो ये इनका एक दोष था। और इनका यदि बोलेंगे चौथा दोष ये चीज़ था, या चौथा दोष यही था कि नोबल गैसों की जैसे खोज हुआ उसके बाद से ये जो नियम है ये सारा मतलब ये नियम बेकार होने लग गया, गलत होने लग गया, इसके वजह से सारा बेकार हो गया। तो नोबल गैसों के खोज के बाद ये नियम अप्रासंगिक हो गए। ठीक है, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक लागू होता था। तत्वों में समंजित करने के लिए दो तत्वों को एक साथ रख दिया। कभी कभी क्या हुआ कि दोनों तत्वों का एक जैसा गुण मिलाने के लिए ये क्या किए, दो तत्वों को एक साथ रख दिए, जो कि गलत था, क्योंकि एक जगह पे एक ही स्थान पे दो तत्वों को रखना कहीं सही नहीं था। तो ये हो गया इनका और दूसरा दोष। तो यही बोल सकते हैं कि इनका यही सब दोष था, 5 दोष बोल सकते हैं। यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता था। इन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। तत्वों में समंजित करने के लिए, तत्वों को समंजित या सेम बनाने के लिए करने के लिए दो तत्वों को एक साथ रख दिया। यह केवल हल्के तत्वों को ये हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाता था। उसके बाद नोबल गैसों की खोज के बाद यह नियम अप्रासंगिक हो गया, मतलब ये बेकार हो गया।